गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे आज का सुविचार। क्या है हमारा सुविचार? ना ही कुछ मुश्किल है ना कुछ आसान, सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। इस सुविचार से हमें क्या सीखना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है जो मुश्किल है और ना कुछ आसान, ऐसा भी कुछ नहीं है जो कुछ आसान ना हो। ये सब किस पर निर्भर करता? आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो आज के इस सुविचार के साथ ही हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो अब हम शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे, आज की क्लास में मेवाड़ राजवंश। क्या पढ़ेंगे? मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ का अर्थ क्या होता है। किसका अर्थ क्या होता है? मेवाड़ का अर्थ क्या होता है? मेवाड़ में सबसे पहला आता है मेर। मेर का मतलब होता है मेर या मेव जाति के लोग। मेव जाति के लोग। मेवाड़ के अंदर जो मे होता है उसका अर्थ होता है मेर या मेव जाति के लोग, और दूसरा होता है वाड़। क्या होता है? वाड़। वाड़ का मतलब होता है रक्षित प्रदेश। क्या होता है? रक्षित प्रदेश। तो हमने क्या देखा कि मेवाड़ का अर्थ क्या होता है? मे का मतलब मेर या मेव जाति के लोग, वाड़ का मतलब से रक्षित प्रदेश। क्या होता है? से रक्षित प्रदेश। हम इसका पूरा अर्थ निकाले, मेर या मेव जाति के जो लोग होते हैं उनसे जो सुरक्षित स्थान था वो क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था। अब आगे देखते हैं कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे। ये हमारा कौन सा है? मेवाड़ है। कौन सा है? मेवाड़। मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जो वर्तमान में जिले हैं, जो प्राचीन समय या आधुनिक काल में क्या थे? मेवाड़ के हिस्से थे। पहला आता है चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। दूसरा आता है भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। तीसरा आता है राजसमंद। चौथा आता है उदयपुर। ये 4 जिले थे। पहला उदयपुर, दूसरा राजसमंद, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा चित्तौड़गढ़। ये चारों जिले मिलकर जो वर्तमान समय में है वो पहले क्या थे? मेवाड़ राज्य था। क्या था? मेवाड़ राज्य। अब हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ राजवंश का जो है उदय कैसे हुआ और किस प्रकार से मेवाड़ में मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति हुई। तो अब देखेंगे कि मेवाड़ के अंदर जो मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति जो मेवाड़ राजवंश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो पढ़ेंगे। एक इतिहासकार है, मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति के बारे में 2 कथन है। पहला कथन है कर्नल जेम्स टोड का। किसका है? कर्नल जेम्स टोड का। इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान के इतिहास का जनक भी कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से बताता है? ये गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था शिलादित्य। गुजरात के शासक शिलादित्य की क्या थे? शिलादित्य के वंशज थे। क्या थे? वंशज थे। ये बताता है कर्नल जेम्स टोड। फिर दूसरा इतिहासकार है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति के बारे में क्या बताता कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति ईरान के एक शासक था। ईरान का शासक जिसका नाम था नौशेखा आदिल। क्या नाम था? नौशेखा आदिल। नौशेखा आदिल की क्या थी? संतानें थी। हमारे पास 2 इतिहासकार है। पहला है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या बताता है कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज से हुई थी।
और अबुल फजल क्या बोलता है कि ईरान का जो शासक था नौसे का आदिल, उनकी संतानें थी, क्या थी, मेवाड़ राजवंश के अंदर आकर क्या कर रही थी, मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी। तो हम जो सही मायने में सही मानते हैं वो किसको माना जाता है, कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। अब अकॉर्डिंग टू कर्नल जेम्स टोड हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। अब शुरू करते हैं मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो देखते हैं। तो मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति आप देखना, एक राजा था व्यूसवान, क्या नाम था, व्यूसवान। एक राजा हुआ करता था व्यूसवान। ये व्यूसवान भगवान सूर्य के आशीर्वाद से, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से क्या बनता, राजा बनता है। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं व्यूसवान। कौन होते हैं, व्यूसवान होते हैं, जो क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। इनके वंशज थे, इनके वंशज थे, उन वंशज का नाम था दशरथ। क्या नाम था, दशरथ। दशरथ को हम जानते हैं। और दशरथ के दो पुत्र थे, कौन थे, राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति यानी सूर्य के आशीर्वाद से मेवाड़ के अंदर एक राजा उत्पन्न होता है जिसका नाम है व्यूसवान। इनका ही वंशज होता है कौन, दशरथ। और दशरथ का पुत्र होता है कौन, राम। राम के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है लव, दूसरे का नाम होता है कुश। कुश के 108वां वंशज, कौन सा, कुश के 108वां वंशज था जिसका नाम था विजयभूप। क्या नाम था, विजयभूप था। ये विजयभूप कहाँ का राजा था, वल्लभी नगर गुजरात का शासक था। कहाँ का शासक था, वल्लभी नगर गुजरात का क्या था, शासक था, गुजरात का शासक। विजयभूप का जो छठवां वंशज था, कौन सा वंशज, छठवां वंशज था विजयभूप का, उसका नाम था शिलादित्य। क्या नाम था, शिलादित्य। और शिलादित्य कहाँ का शासक था, वो भी गुजरात वल्लभी नगर का क्या था, शासक था। देखो, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से व्यूसवान जो एक राजा है उसकी उत्पत्ति होती है या उत्पन्न होता है, उनके ही वंशज होते हैं। कौन होते हैं, भगवान दशरथ होते हैं। और दशरथ के पुत्र होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है लव, दूसरे का नाम होता है कुश। कुश के 108वां वंशज था जिसका नाम था विजयभूप। विजयभूप कहाँ का शासक था, वल्लभी नगर गुजरात का। और विजयभूप का जो छठवां वंशज था उसका नाम था शिलादित्य। और ये शिलादित्य भी कहाँ के शासक थे, वल्लभी नगर गुजरात के शासक थे। अब आगे देखते हैं, शिलादित्य के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा गुजरात राज्य, कौन सा राज्य, गुजरात राज्य। गुजरात का शासक था, गुजरात में कौन सा, वल्लभी नगर। कौन सा, वल्लभी नगर। यहाँ का शासक था, क्या नाम था, शिलादित्य। ये विजयभूप का छठवां वंशज था। यहाँ का ये क्या था, राजा था। इनका विवाह होता है किनके साथ, परमार वंश की राजकुमारी थी। क्या नाम था, परमार वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था, पुष्पावती। वल्लभी नगर गुजरात के शासक थे शिलादित्य। उनका विवाह होता है परमार वंश की राजकुमारी पुष्पावती के साथ। और ये कहाँ की थी, सिरोही की थी। कहाँ की थी, सिरोही की थी। अब इन दोनों की विवाह तो हो जाता है, लेकिन विवाह होने के बाद इनकी क्या होती है,
दोनों की पुत्री ही होती है। क्या होती है? पुत्रियां। किसी भी तरह का कोई पुत्र ना होने के कारण ये दोनों क्या होते हैं, आपस में समझाइश करते हैं। और रानी पुष्पावती होती है या राजकुमारी पुष्पावती होती है, वो क्या करती है? पुत्र मनोती के लिए। किसके लिए? पुत्र मनोती के लिए, यानी पुत्र प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए वो कहाँ आती है? वो आ जाती है सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर एक मंदिर है, उनकी कुल देवी है अर्बुदा माता। कौन सी? अर्बुदा माता के मंदिर में आ जाती है कौन? राजकुमारी पुष्पावती। किसके लिए आती है? पुत्र मनोती के लिए आ जाती है। फिर पीछे अरबों का आक्रमण हो जाता है। किसका आक्रमण हो जाता है? अरबों का आक्रमण हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? गुजरात के वल्लभी नगर पर। गुजरात के वल्लभी नगर पर किसका आक्रमण हो जाता है? अरबों का आक्रमण हो जाता है। और इस आक्रमण में गुजरात को लूट के अरब वापस चले जाते हैं। और इस आक्रमण के दौरान वल्लभी नगर गुजरात के शासक शिलादित्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उस समय राजकुमारी पुष्पावती कहाँ आई थी? सिरोही अर्बुदा माता मंदिर के अंदर। और वो किस लिए आई थी? पुत्र मनोती के लिए, यानी अपने पुत्र प्राप्ति आशीर्वाद लेने के लिए माता जी के पास आई थी। यहाँ शिलादित्य की इस युद्ध के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जब ये बात पता चलती है किनको? राजकुमारी पुष्पावती को। अब राजकुमारी पुष्पावती को ये बात पता चलने के बाद राजकुमारी पुष्पावती के पास तीन नियमों का पालन करना होता है। तीनों नियमों का पालन करते हुए पालन करती है। अब ये तीन नियम कौन कौन से है वो देखा। राजकुमारी पुष्पावती कहाँ है? सिरोही के अंदर। और गुजरात में अरबों का आक्रमण होने के कारण शिलादित्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब वो तीन नियम कौन से? पहला, पति के मर जाने के बाद, यदि पति मर जाता है और पति के मर जाने के बाद जो है राजकुमारी या रानी वो क्या होती है? पीछे सती होती है। दूसरा नियम है, यदि पति की मृत्यु हो जाती है तब वो, या राजा की मृत्यु हो जाती है तब वो राजकुमारी क्या, यदि गर्भवती है, क्या है? गर्भवती है, तो वो बच्चे को जन्म देने के बाद क्या होती? सती। और तीसरा नियम है, बच्चे को जन्म देने के बाद क्या हो जाती है? सती हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन किसके साथ थी? राजकुमारी पुष्पावती के साथ। जब शिलादित्य की मृत्यु हुई वो क्या थी? गर्भवती थी, इसलिए वो सती नहीं हो सकती और पति के मर जाने के बाद सती भी होना पड़ता। लेकिन राजकुमारी पुष्पावती क्या करती है? राजकुमारी पुष्पावती वो कहां पे थी? सिरोही के अंदर। कहां थी? सिरोही के अर्बुदा माता मंदिर के अंदर। कहां थी? अर्बुदा माता मंदिर के अंदर। उस समय जो राजकुमारी पुष्पावती थी वो क्या थी? गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती थी। जैसे ही कोई समाचार या संदेश आया राजकुमारी पुष्पावती को कि आपके राजा जो शिलादित्य है उनकी मृत्यु हो गई, उस समय राजकुमारी क्या थी? गर्भवती थी और तब वो अपना सती नहीं हो सकती थी। तब वो अपना मायका छोड़कर कहाँ चली आती है? वीरनगर। कहाँ चली आती है? वीरनगर के अंदर चली आती है। और वीरनगर में एक महिला रहती है कमलावती। क्या नाम था? कमलावती नामक ब्राह्मण महिला रहती है। क्या रहती है? कमलावती नामक ब्राह्मण एक महिला रहती थी। उस महिला के पास राजकुमारी पुष्पावती चलकर वीरनगर आ जाती है और कमलावती इनको क्या देती है? राजकुमारी पुष्पावती को क्या देती है? शरण देती है। यहाँ पर शरण लेती है कौन? पुष्पावती। अब यहाँ पर शरण लेने के बाद कुछ दिन बीतते हैं। उसके बाद रानी पुष्पावती जो है एक बच्चे को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? एक लड़के को जन्म देती है। किसको? एक लड़के को जन्म देती है। और उस लड़के को किसको सौंप देती है?
कमलावती नामक ब्राह्मण महिला को सौंप देती है। क्या कर देती है? सौंप कर वो क्या हो जाती है? सती हो जाती है। अपने राजा शिलादित्य के पीछे रानी पुष्पावती एक लड़के को जन्म देकर वो सती हो जाती है। और फिर इस लड़के का जो लालन पोषण करती है वो कौन करती है? कमलावती करती है। ये कमलावती क्या करती है? जो राजकुमारी पुष्पावती का जो लड़का था उसका लालन पोषण कौन करती है? कमलावती नामक ब्राह्मण महिला करती है। अब जो गुजरात के शिलादित्य राजा थे और राजकुमारी पुष्पावती, उन दोनों से जो मिलकर ये पुत्र हुआ था, उस पुत्र का जो लालन पोषण कौन कर रही थी? लालन पोषण कर रही थी कमलावती नामक ब्राह्मण महिला। कौन कर रही थी? कमलावती नामक ब्राह्मण महिला इनका क्या कर रही थी? लालन पोषण। जो पुत्र था इनका लालन पोषण कहाँ पर हुआ था? गुफाओं के अंदर। कहाँ पर हुआ था? गुफाओं के अंदर क्या होता था इसका? लालन पोषण। गुफाओं के अंदर इनका लालन पोषण होने के कारण इनका नाम पड़ा गोइल। क्या नाम पड़ा? गोइल नाम पड़ा। और गोइल या गुहादित्य। राजा शिलादित्य के पुत्र का लालन पोषण गुफाओं के अंदर होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? गोइल या गुहादित्य पड़ गया। अब गोइल या गुहादित्य क्या करेगा? जब ये 18 से 19 वर्ष के हो जाते हैं, कितने? 18 से 19 वर्ष के हो जाते हैं, तब कमलावती इनको जो सारी सच्चाई है वो बताती है कि आप जो है गुजरात के बल्लभीनगर के शासक शिलादित्य के पुत्र हो और राजकुमारी पुष्पावती के भी पुत्र हो। और 18-19 साल के अंदर उनको समझ आ जाती है और उसके बाद उनको सारी सच्चाई बताई जाती है। तब गोइल जो है जिस नगर में रहते थे वहां पर वीर जनजाति रहती थी। कौन सी जनजाति रह रही थी? वीर जनजाति रह रही थी। और वीर जनजाति के सहयोग लिया। क्या लिया? सहयोग लेकर अब राजा गोइल क्या करता है? वीर जनजाति के जो लोग थे उनको बोलता है कि आप जो है मेरा राज्य जीतने में वापस सहयोग करो और मैं क्या करूंगा? आपसे क्या नहीं लूंगा? आजीवन कर नहीं लूंगा। क्या नहीं लूंगा? आजीवन कर नहीं लूंगा। यदि आप मुझे मेरा राज्य जीतने में हेल्प करते हो या मदद करते हो तो मैं आपसे आजीवन कर नहीं लूंगा। फिर 567 ईसा पूर्व फिर राजा गोइल बिलों के सहयोग से गुजरात के बल्लभीनगर पर आक्रमण करते हैं, लेकिन वहां पर अरब लूटपाट कर चले गए थे। राजा गोइल क्या करता है? बिलों का सहयोग लेता है और उनसे एक वादा करता है कि आपसे आजीवन कर नहीं लिया जाएगा और आप हमारी जो राज्य जीतने में सहयोग करो। तो राजा गोइल बिलों के साथ पहले जाता है गुजरात के बल्लभीनगर पर और वहां पर आक्रमण करता है, लेकिन वहां पर अरब जो थे वो लूटपाट के सोना चांदी जो भी था वहां से लूट कर वापस अरब चले गए थे। उसके बाद क्या होता है? ये हमारा गुजरात, कौन सा? गुजरात। और गुजरात पर जब गुजरात के बल्लभीनगर पर आक्रमण करा था और उसके बाद यहाँ पर कोई सफलता नहीं मिली या फिर कुछ गुजरात के बल्लभीनगर पर अरब लूटपाट के चले गए थे। इसके ऊपर एक क्षेत्र था जिसका नाम था मेवाड़। क्या नाम था? मेवाड़। इस मेवाड़ में कौन रह रहे थे?
मेर या मेव जाति के लोग कौन रह रहे थे? मेर या मेव जाति के लोग रह रहे थे। 567 ईसा पूर्व, कौन सा? 567 ईसा पूर्व में राजा गुहिल क्या करता है? राजा गुहिल आक्रमण कर देता है। कहाँ पे? यहाँ से वो राजा गुहिल मेवाड़ आता है और मेवाड़ के बिल्लों पर, मेवाड़ के मेर या मेव जाति के जो लोग रह रहे थे उन पर बिल्लों के सहयोग से मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? राजा गुहिल। कब कर लेते हैं? 567 ईसा पूर्व में राजा गुहिल मेवाड़ पर मेर या मेव जाति के लोगों को हराकर मेवाड़ के अंदर मेवाड़ राजवंश की स्थापना करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, और मेवाड़ के अंदर जो मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति की थी किसने की थी? गुहिल ने। किसने की थी? राजा गुहिल ने। कब की थी? 567 ईसा पूर्व में। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे राजा गुहिल के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, आप भी ऐसे ही कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहो और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।